तो लास्ट क्लास के आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको क्या किया था, नोट से भी पढ़ लिए होगे मुझे लगता है ऐसा। मैंने आपको ये बात बताई थी कि यार अगर इंडिविजुअल पर्सन है वो मार्केट में जब किसी चीज की डिमांड करता है, इंडिविजुअल पर्सन है जब वो मार्केट में किसी चीज की डिमांड करता है तो उस पर मैंने आपको बताया 5 फैक्टर असर करते हैं। पी ऑफ एक्स प्राइस ऑफ गुड्स, पी ऑफ आर प्राइस, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, प्राइस ऑफ गुड्स है ना, और फिर पी ऑफ आर मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स। और क्या इफेक्ट करता है, वाई टी एफ, वाई माने इनकम, टी माने टेस्ट और एफ माने फ्यूचर। आप इंडिविजुअल हो, आप जब मार्केट में डिमांड करते हो, ये 5 फैक्टर्स है जो आप पे अफेक्ट करते हैं। और अगर आप एज अ क्राउड की बात करो या भीड़ की बात करो तो उसको मार्केट डिमांड बोलते हैं, जब बहुत सारे कंज्यूमर जाके डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन पर क्या करते हैं, 5 फैक्टर तो इफेक्ट करते ही हैं। 5 प्लस उसके साथ क्या ऐड हो जाता है, पॉपुलेशन, ठीक। और क्या ऐड हो जाता है इसके बाद, सीजन। और उसके बाद क्या ऐड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर इंडिविजुअल डिमांड है तो 5 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और अगर मार्केट डिमांड है तो 8 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ये बात आपको समझ भी आ गई थी, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं, और मुझे लगता है कि हाँ ये आपको आ गया होगा, है ना। अब जैसे मैं आगे बढ़ूं, आज हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट, ठीक। तो थोड़ा सा आप इसको देख लो, अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो आप इसको अच्छे से समझ लो। लॉ ऑफ डिमांड को ऑफ रूल ऑफ डिमांड भी कह सकते हो, कि डिमांड का बेसिक नियम क्या है। तो पहले पढ़ के देखते हैं फिर समझ के देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट inverse relation between price and quantity demanded, keeping other factors constant. ceteris paribus मतलब होता है कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। कहने का मतलब बेसिकली ये है कि अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं और मार्केट में मैं जब किसी चीज की डिमांड करने जा रहा हूं तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से एक ही फैक्टर है जो मुझ पर अफेक्ट करता है, वो है प्राइस। यही जो है मुझ पर असर करता है, और जो रेस्ट 4 फैक्टर होते हैं जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, सब्सटीट्यूट या कंप्लीमेंट्री, इनकम, टेस्ट, फ्यूचर, ये सब कांस्टेंट होते हैं, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है। इस चीज को और डिफाइन करके हम लॉ ऑफ डिमांड को ऐसे समझ सकते हैं कि डिमांड का जो बेसिक नियम है वो ये बोलता है कि किसी भी चीज की डिमांड पर सिर्फ एक ही चीज का असर पड़ता है, वो है गुड्स की प्राइस का, और किसी चीज का असर नहीं पड़ता है। और असर यह है कि इनका इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है अपोजिट रिलेशन। प्राइस डाउन होगा, फॉल होगा तो डिमांड राइज होगी, और अगर प्राइस बढ़ेगा, राइज होगा तो डिमांड फॉल होगी। तो जस्ट अपोजिट रिलेशन चलता है। आगे लॉ ऑफ डिमांड बोलता है जो अदर फैक्टर्स होते हैं जो आपकी डिमांड पर असर डालते हैं, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कौन सा गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स या कंप्लीमेंट्री गुड्स, इनके रेट में कोई चेंज ही नहीं आया है, मार्केट में जैसे मिल रहे थे वैसे ही मिल रहे हैं। आपकी जो इनकम है, आपकी इनकम सेम है ना, कम हुई ना ज्यादा हुई। आपका जो टेस्ट है वो वैसा ही, आपके टेस्ट में कोई बदलाव नहीं आया, और फ्यूचर में भी रेट और बढ़ने और घटने का कुछ नहीं है, सब चीज कांस्टेंट है, सब एक जैसी है, सिर्फ प्राइस बढ़ या घट रहा है, ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। अब अगेन लैंग्वेज अगर आप पढ़ के देखोगे तो क्या लिखा है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब प्राइस और क्वांटिटी के बीच का ही रिलेशन देखा जाता है, कीपिंग अदर फैक्टर, बाकी जितनी चीजें हैं सबको कांस्टेंट रखा गया है, इसे ही सेटरिस पेरिबस कहते हैं। इसे लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी कहा जाता है, कि इंसान जब कुछ खरीदने जाता है बाकी सारी चीजों को भूल जाओ, वो प्राइस देख के ही सामान खरीदता है वरना नहीं खरीदेगा। तो इसमें फिर अजम्पशंस क्या क्या पढ़े अपने, तो अजम्पशंस ये पढ़ रहे हैं कि सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, आप कंपेयर भी करोगे दूसरे सामान का भी वही रेट है, कंप्लीमेंट्री गुड्स का भी रेट चेंज नहीं हो रहा है, आपकी इनकम पर कोई असर नहीं आया, आपकी इनकम सेम है, फ्यूचर में भी प्राइस चेंज नहीं होने वाला, यही प्राइस रहने वाला है, और टेस्ट में भी आपके कोई चेंज नहीं आया है, मतलब ये जितने अदर फैक्टर्स थे ये सब कांस्टेंट है।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं एकदम साधारण भाषा में फिर सारी बात रिपीट कर रहा हूँ। रूल ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि एक इंसान जब कोई चीज खरीदने जाता है उस पर सिर्फ प्राइस का ही असर होता है, बाकी किसी चीज का कोई असर नहीं होता है। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। तो इसकी लैंग्वेज इसलिए ऐसी होती है कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच इनवर्स रिलेशन है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। बाकी सारी चीजों में कोई बदलाव या चेंज नहीं आता है। आप पहले बताओ, आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? आपको ये समझ आया कि नहीं आया? आप ये बताओ। आप हैंड रेस करके मेरे को बताओ, आपको ये समझ आया कि नहीं आया? सभी लोग। और डाउट हो या रिपीट करना है तो भी बोलो, मैं रिपीट कर दूंगा। आपको ये क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बता दो आप मेरे को। क्लियर है आपको? तो आपको ना ये बात को एकदम दिमाग में बिठानी है। लॉ ऑफ डिमांड बस इतना बोलता है कि हमको सामान के प्राइस से मतलब है, बाकी जितने भी एडिशनल फैक्टर्स हैं जो हमने पहले की क्लास में भी पढ़े हैं उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ना हमारी इनकम बदल रही है, ना हमारा टेस्ट बदल रहा है, ना फ्यूचर को लेकर हमारी एक्सपेक्टेशन बदल रही है, कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, ये सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है। अब इसी को अगर डायग्रामेटिकली शो करें तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है, हमको असर सिर्फ प्राइस पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर इस टेबल में ये बताया गया कि प्राइस के साथ क्या हो रहा है तो डिमांड पर उसका क्या असर हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले प्राइस 5 रुपीज था, फिर 4 था, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ। मतलब यहाँ पे प्राइस फॉल हो रहा है, गिर रहा है। तो जस्ट अगर कोई चीज गिरती है तो उसका अपोजिट रिएक्शन ये आता है कि उसके अपोजिट की जो चीज होती है वो राइज होती है। तो अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो जो डिमांड होगी वो धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये लॉ ऑफ डिमांड का टेबल हो गया। ये आपको ये शो करने के लिए कि भाई प्राइस और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशन ये बनता है कि प्राइस गिर रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। अब इसी को अगर आप डायग्रामेटिकली शो करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बना आपका कि आपने एक कॉलम में दिखा दिया प्राइस, एक रे में दिखा दिया प्राइस, दूसरे में दिखा दिया क्वांटिटी डिमांडेड। अब आपने इसको 0 पॉइंट दिया, पेंसिल का यूज करता हूं, है ना। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज, 5 रुपीज। ये हमारा प्राइस है इन रुपीज। और आप यहाँ पे क्वांटिटी यूनिट्स में डिमांड करते हो, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। अब अगर आप इस शेड्यूल के हिसाब से देखें तो जब रेट 5 रुपए था, जब रेट 5 रुपए था तो कितनी यूनिट डिमांड होते था, 1 यूनिट डिमांड किया जाता था। तो ये किस पॉइंट पे जाके मिल रहा है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। फिर जब प्राइस 4 रुपए हुआ, 4 रुपए हुआ, तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, हमारी डिमांड बढ़ गई, ये 2 यूनिट हो गई। उसके बाद जब प्राइस 3 रुपए हुआ तो हमारी डिमांड और बढ़ी, 3 यूनिट की हो गई। फिर प्राइस जब 2 रुपए हुआ तो हमारी डिमांड 4 यूनिट की हो गई। और जब प्राइस 1 रुपए हुआ तो हमारी डिमांड 5 यूनिट की हो गई। तो आप ये देखेंगे तो इसका फ्लो डाउनवर्ड जा रहा है। डाउनवर्ड जाने का रीजन बेसिकली है कि रेट गिर रहा है, और रेट गिरने से आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो ये आपका फॉल दिखाता है। तो ये भी डिमांड है, ये भी डिमांड है। हर पॉइंट पे अगर बोलोगे तो क्या क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट पे आप देख रहे हो तो आपका प्राइस 5 रुपए था तो डिमांड जो थी वो 1 यूनिट की थी। फिर जब प्राइस 4 रुपए हुआ, 4p, तो आपकी डिमांड 2 यूनिट की हुई। फिर जब प्राइस 3 रुपए हुआ तो आपकी डिमांड 3 यूनिट की हुई। फिर प्राइस 2 रुपए हुआ तो आपकी डिमांड 4 यूनिट की हुई। और जब प्राइस 1 रुपए हुआ तो आपकी डिमांड 5 यूनिट की हुई। यह अलग अलग जो है पॉसिबिलिटीज बताई गई हैं कि जैसे जैसे रेट गिरा देखो डिमांड बढ़ती गई। आप बताओ, आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई, ये ग्राफ समझ आया कि नहीं आया, ईमानदारी से बताओ। ये ग्राफ समझ आया कि नहीं आया? सभी लोग से मैं पूछ रहा हूं, मेरे को बताओ ये ग्राफ आपको समझ आया कि नहीं आया? आपने बेस्ट पॉसिबल पॉइंट्स बताए हैं बेटा, इसमें आपने सब चीज एकदम अच्छे से इसमें समझी, और आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ आया होगा और दिक्कत नहीं गई होगी, एकदम क्लियर हो गया होगा। ये जैसे जैसे रेट गिरा डिमांड बढ़ी,
ठीक, ये जो स्लोप आपको दिख रही है, देखो ये टॉप पॉइंट था, उससे आप एकदम नीचे गिरे हो, तो ये डाउनवर्ड स्लोप दिखाता है। ये डाउनवर्ड स्लोप क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जब कोई चीज महंगी होती है तो हम कम खरीदते हैं, और सस्ती होती जाती है मतलब नीचे गिरती जाती है तो हमारी डिमांड भी बढ़ती जाती है। बस सिंपल से एक्सप्लेनेशन है इसका। आप प्राइस से बहुत सेंसिटिव हो। आपका रेट जब गिरेगा तो आप कभी भी चीज ज्यादा मांगोगे, तो रेट गिरना मतलब डाउनवर्ड फॉल होता है ना, इसलिए कभी भी याद रखना लॉ ऑफ डिमांड का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक, अब इसके पीछे अपने रीजंस हैं। लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं, व्हाई लॉ ऑफ डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों डाउनवर्ड स्लोप करता है? तो इसमें सबसे पहला कारण होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। जब आप कोई चीज को बार बार यूज करते हो तो आपको उसको लेकर जो आपकी सेटिस्फेक्शन होती है वो रिड्यूस होती है। आप जानते हो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व भी डाउनवर्ड स्लोप करता था। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे आपने कोई चीज को बार बार इस्तेमाल किया तो अब आप उसकी कीमत देखने लग जाओगे। अगर वो चीज सस्ती होती है तो आप डिमांड करोगे, अदरवाइज डिमांड नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं रेगुलर बेसिस पे समोसा खाता ही हूं, तो समोसे को लेकर मेरी यूटिलिटी डिमिनिश होती जा रही है। मतलब अब मेरे को समोसे से उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। अब यार यहाँ पे इसका इफेक्ट क्या आएगा कि अगर समोसे का कभी भी अगर प्राइस बढ़ा, मैं बोलूंगा हटाना, वैसी तो अब उतना मजा नहीं आ रहा है, तो रेट बढ़ेगा तो मैं इसकी डिमांड जो है वो कम कर दूंगा। लेकिन अगर समोसे का प्राइस गिरता है तो मैं बोलता हूँ चल उतना भी तो बुरा नहीं है, सस्ता मिल रहा है तो खरीद लो, तो डिमांड हाई कर दूंगा। तो बिल्कुल अपने सिर के ऊपर से मत ले जाना और दो चीज को कनेक्ट मत करना। इतना समझो कि आपका डिमांड का जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड का जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है क्योंकि उस पर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का रूल अप्लाई होता है। मतलब आप कोई चीज को बार बार कंज्यूम करते हो तो आपका उससे सेटिस्फेक्शन लेवल गिरता है। सेम चीज जो होती है वो लॉ ऑफ डिमांड पर भी लगती है कि आप जब बार बार किसी चीज के लिए पे करते हो तो फिर आप क्या करते हो, प्राइस देखने लग जाते हो। सस्ता होगा तो लोगे और महंगा हुआ तो नहीं खरीदोगे, यही रूल अप्लाई होता है। आप बताओ ये बात आपको समझ आई कि नहीं, हाँ या ना? आपको ये बात समझ आई कि नहीं है? जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, आप बार बार किसी चीज का इस्तेमाल करते हो तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता है। सेम वैसे जब आप किसी चीज के लिए बार बार पे करते हो तो भी आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता है। फिर अगर वो चीज महंगी हो रही है तो आप नहीं खरीदोगे, और सस्ती हो रही है तो ज्यादा खरीदोगे। आप बता दो समझ आया कि नहीं? फटाफट सब लोग हाँ या ना में जवाब दो यार, मेरे को समझ आया कि नहीं आया? तो बहुत से बच्चों का एक कंफ्यूजन मैं बता रहा हूं आपको। इसको क्या करते हैं लोग, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, और वहां पे जाज हो जाती है दिक्कत। तो आपको इसको मिलाना नहीं, आपको ये समझना है कि जैसे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में आप बार बार कोई कमोडिटी को यूज करते हो तो आपका सेटिस्फेक्शन गिरता है, वैसे ही जैसे आप बार बार किसी चीज के लिए पे करते हो तो भी सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता है। फिर सिचुएशन ये आ जाती है कि रेट गिरेगा तो ही खरीदोगे, वरना नहीं खरीदोगे। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मैं आपको बोल रहा हूं, आप मत पढ़ना, आप बेमतलब कंफ्यूज हो गए। आप इनकम इफेक्ट पढ़ना। इनकम का क्या होता है, डिमांड पर ना कहीं असर होता ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूंगा कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप डिमांड ज्यादा करते हो, और यदि आपकी इनकम घटती है तो आप डिमांड कम करते हो। इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, वेन एवर योर इनकम इंक्रीजेस, आपकी इनकम जब बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, और आपकी इनकम घटेगी तो आपकी डिमांड भी घटेगी। ठीक है, तो ये इनकम इफेक्ट इस चीज का हो गया। तो आपको जो मेन फोकस करना है वो रीजन पे फोकस करना है। लॉ ऑफ डिमांड क्यों हम पढ़ते हैं, तो इस पर क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगता है कि जब बार बार किसी चीज के लिए पे करते हो तो फिर आप प्राइस देखने लगते हो, रेट गिरेगा तो खरीदोगे, वरना नहीं खरीदोगे। दूसरा, इनकम भी असर करती है। क्या होता है, इनकम बढ़ती है तो ज्यादा खरीदते हैं हम लोग, और अगर इनकम कम होती है तो कम खरीदते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट बारी आती है एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड की। इसका मतलब होता है वेयर रूल ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क। वेयर रूल ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क, जहां रूल ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि वी डू नॉट सी द प्राइस, हम रेट नहीं देखते हैं।
हम सामान का रेट नहीं देखते हैं, वी डू नॉट सी द प्राइस, हम बिना देखे सामान को खरीदते हैं। ओन वर्ड में दिखना ना कोई दिक्कत नहीं है, हम प्राइस नहीं देखते हैं, प्राइस का असर होना हम पर बंद हो जाता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, हम प्राइस के लिए बहुत सेंसिटिव है, रेट गिरेगा तो खरीदेंगे और रेट बढ़ेगा तो डिमांड कम कर देंगे। एक्सेप्शन क्या बोलता है कि भैया प्राइस का असर होना ही बंद हो गया, मतलब सामान तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें आता है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स क्या होता है, स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स होते हैं, जिसमें सिस्टम ये होता है कि बेसिकली कि अगर रेट बढ़ेगा तो हम इसको और खरीदते हैं और रेट घटेगा तो ना के बराबर खरीदेंगे। ये एग्जांपल जो नीचे दिया है इसको पढ़ने से बेटर इस एग्जांपल को याद रखना, रॉटन वेजिटेबल्स, खराब सब्जियां जो है आपको लेस प्राइस पे मिलेंगी। तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से अगर प्राइस लेस है तो डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, लेस डिमांड करोगे क्योंकि वो सब्जी खराब है। तो इंफीरियर गुड्स या गिफिन गुड्स वो होता है जो इतना खराब है कि अगर रेट गिरेगा भी तो आप उसकी डिमांड नहीं करोगे, आपकी डिमांड भी और गिरेगी ही गिरेगी। आप बताओ आपको ये गिफिन का मतलब समझ आया कि नहीं आया, ये बता दो। गिफिन गुड्स समझ आया कि नहीं, ऐसे सामान जो स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स है। इसमें क्या होता है, रेट गिरने पर भी आप नहीं खरीदते हो, आप कहते हो यार खराब होगा तभी रेट गिरा है, अदरवाइज आप नहीं देते। क्या आपको ये चीज क्लियर है, अच्छे से क्लियर है कि नहीं, ये बता दो मेरे को, हैंड रेस करके बताओ, हैंड रेस करो और मेरे को बताओ ये समझ आया कि नहीं आया। तो गिफिन गुड्स क्या होता है, ऐसे इंफीरियर गुड्स होते हैं जिनका रेट गिरा भी तो आप बोलते हो यार रेट इसलिए गिर रहा है क्योंकि ये बहुत सस्ता हो गया, खराब होगा, तो आप इसकी डिमांड नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक पर्टिकुलर वेजिटेबल है, मार्केट में ये 30 रुपीज के जी मिल रहा है, पर एक शॉप में 1 रुपीज के जी भी मिल रहा है, तो रेट तो बहुत कम है लेकिन फिर भी आप इसकी डिमांड नहीं करोगे। कारण बेसिकली क्या, आप बोलते हो जब कई चीज 30 रुपए किलो मिल रहा है और कोई बंदा 1 रुपए किलो में बेच रहा है तो शायद उसने खराब माल बेचना होगा इसलिए वो कम में बेच रहा है। दूसरा, कई बार स्टेटस सिंबल की बात आ जाती है तो अपना सामान की कीमत देखना बंद कर देते हो, मालूम है। स्टेटस सिंबल मतलब क्या, जैसे कहीं ईगो की बात आ गई या शो ऑफ की बात आ गई। जैसे कि अगर आप बोलोगे, आप जब कोई डायमंड खरीदते हो, गोल्ड खरीदते हो, अक्सर ये सब स्टेटस सिंबल के लिए खरीदे जाते हैं, तो इनका रेट कितना भी बढ़ जाए आपकी डिमांड नहीं घटती है, आपकी डिमांड हमेशा उसकी रहती रहती है। और इसका आपको एकदम बेस्ट एग्जाम्पल आपको चाहिए ना तो आईफोन है। आईफोन ना फोन से ज्यादा एक स्टेटस सिंबल है, मैं आपको बताऊं। तो इसमें क्या होता है, आईफोन का रेट कितना भी हो उसकी डिमांड कम नहीं होती है। आप रेट देख के आईफोन कभी नहीं खरीदते, आपको तो पता ही है वो महंगा है, फिर भी आपकी डिमांड हमेशा उसको लेकर ज्यादा ही रहती है। आप बताओ ये बात आपको समझ आई कि सिर के ऊपर से गई, ईमानदारी से बोलो, ये समझ आया कि सिर के ऊपर से गया, हैंड रेस करके बताओ। संध्या कितना समझ आया बेटा, प्रेरणा ये पॉइंट कितना समझ आया, ईमानदारी से बोलो मुझे, चैट में बताओ प्रेरणा कितना समझ आया, संध्या कितना समझ आया, पुलकित कितना समझ आया, हिमेश कितना समझ आया, कार्तिक कितना समझ आया, मेरे को बताओ ये पॉइंट, बोलो फटाफट बोलो। तो कब लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा, एक्सेप्शन क्या है, कब आप रेट देखना बंद कर दिए, जब सामान खराब था तो बिना रेट देखे आप उसको मना ही कर दिए, खरीदना ही नहीं है। जब स्टेटस सिंबल की बात आई तो आपको पहले से बेटा ये बात पता है कि वो सामान महंगा ही है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो। तीसरी बात, जब आपको डर होता है किसी चीज की फ्यूचर में जाके शॉर्टेज हो जाएगी, तो आज कितना भी महंगा हो आप खरीद लोगे। जैसे मैं बोलता हूँ प्याज जो या ऑनियन जो है आज 100 रुपीज के जी है, यार बहुत महंगा है, आप नहीं खरीदोगे, बहुत महंगा है। लेकिन आप सुनो, कोई आपको ये बोल दिया कि आफ्टर 10 डेज ये ऑनियन 500 रुपए किलो हो जाएगा, तो आपके मन में इतना बड़ा डर बैठेगा कि आप 100 रुपए किलो में भी हाई डिमांड करके ये ऑनियन खरीद के डालोगे। तो ये बताता है कि जब हमको मार्केट में किसी चीज की शॉर्टेज का डर होता है तो फिर हम रेट नहीं देखते हैं, जितने में भी कीमत में मिल रहा है हम उस चीज को उठाते हैं, खरीद लेते हैं। मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा। तो देखो 3 जगह प्राइस काम करना बंद कर दिया। पहला कहा जब गिफिन गुड्स था, गिफिन गुड्स मतलब इंफीरियर सामान था तो रेट गिरा भी तो भी आपने नहीं खरीदा। दूसरा, जब स्टेटस सिंबल की बात आई तो स्टेटस के लिए तो ऐसा है कि आदमी जान लुटा देता है, कितना भी महंगा है खरीदेंगे। जैसे सऊदी अरब के किंग ने अभी एक ईगल खरीदा है, ईगल की कीमत जो है वो 25 करोड़ रुपए है,
पागल है बंदा, खरीद लिया। स्टेटस सिंबल यार कौन खरीदता, आप सोचो। फियर ऑफ शॉर्टेज, अगर लग रहा है कि आगे जाके कोई चीज खत्म होने वाली है, नहीं मिलने वाली है, तो आज कितना भी महंगा क्यों ना हो आप जाके उसको खरीद के आओगे। नेक्स्ट बात आती है इग्नोरेंस की। इग्नोरेंस मतलब यू डोंट हैव द नॉलेज अबाउट दैट गुड्स। तो आप क्या होता है फिर प्राइस पे ज्यादा ना दिमाग नहीं लगाते। जैसे मैं अभी आपको 2-3 दिन पहले का एग्जांपल दे रहा हूं, मैं डोमिनोज गया, ठीक, मैंने क्या किया, एक पिज्जा ऑर्डर किया। नॉर्मली मैं कोई भी पिज्जा खाता हूँ यार, मेरी रेंज जो रहती है 100 से 200 रुपए की रहती है। अब मेरे को बहुत पूछती गई, सर नई वैरायटी है, ये फ्रेश पैन लोगे क्या? मैंने बोला हाँ। उसने बोला एक्स्ट्रा चीज डाले, मैं बोला हाँ डाल दो। उसने बोला चीज बस्ट भी करना है, मैं बोला हाँ कर दो। उसका पिज्जा का, एक सिंगल पिज्जा का बिल पता है कितना आया? 850 रुपए आया। अब उसने बिल निकाल दिया तो अब मैं थोड़ी ना मना करूंगा कि नहीं नहीं इतना महंगा पिज्जा मैं नहीं खाऊंगा। यार इग्नोरेंस था ना, मैंने पहले से रेट देखा नहीं, अब महंगी मिल गई चीज, तो अब क्या बात पे हो गया है कि बिल निकल गया, पीछे हटना खराब लगेगा, चल पे कर देते, महंगा भी है तो, वरना जिंदगी में इतना महंगा पिज्जा मैं कभी नहीं खाता। तो कई बार हमें ना रेट के बारे में पता नहीं होता तो हम महंगा सामान खरीद लेते हैं। हाँ, तो ये हुआ है। मैं कितने का पिज्जा खाता था? 100-200 का खाता था यार। या 850 का पिज्जा में एकदम सदमा हो गया जीवन में एकदम। एक मंगवाया था मैं नॉनवेज सुप्रीम, मीडियम साइज का। अब वो बोल दिया भाई 850 रुपए, पता है मुझे आसमान में तारे दिखने लगे, मजाक है, 6 पीस का 850 रुपए में दिया हूं। पर ये मेरी इग्नोरेंस थी, मैंने पहले से प्राइस क्यों नहीं देखा। तो अब बिल निकल गया तो पे तो करना ही पड़ेगा ना, क्या करोगे। तो कई बार आप इग्नोरेंस में क्या है, ज्यादा पैसा पे कर देते हो। देन फैशन रिलेटेड आइटम्स में होता है, जब आप किसी श्रृंगार सदन में जाते हो, कपड़ा उपड़ा खरीदने जाते हो, तो मन बना के जा रहे हो कि ब्रांडेड शॉप में जा रहे हो तो सस्ता तो कुछ नहीं मिलेगा, तो वहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। जितना भी महंगा खरीद के ही निकलते हो। खासकर जैसे शादी वादी की शॉपिंग में जाओगे तो पैसे पानी की तरह बहाते हो, फिर वहां थोड़ी ना सोचते हो अरे इतना महंगा है तो नहीं खरीदेंगे, शादी तो जीवन में एक बार आ रही है ना। कितना समझ में है इतने पॉइंट्स, ये बताओ ईमानदारी से पहले, इतने पॉइंट्स कितना समझ आया, फटाफट बोलो। सभी लोगों को एकदम अच्छे से समझ आया कि नहीं है? सौम्या समझ आया बेटा? बोलो। कार्तिक समझ आया? तो आपको ना ये पॉइंट्स याद रखना है। अब यहाँ पे आप प्राइस देखना बंद करें। कहा जब गुड्स गिवन था, जब स्टेटस की बात आई, जब किसी चीज का शॉर्टेज होने वाला था, जब आप इग्नोरेंट थे, मतलब आपको प्राइस के बारे में पता नहीं था तो ज्यादा पे करके आ गए। फैशन रिलेटेड आइटम्स में आदमी मन बना के जाता है कि जो मिलेगा महंगा मिलेगा खरीद लेंगे। वैसे अगर नेसेसिटी आइटम है, नेसेसिटी आइटम मतलब जो जीने के लिए जरूरी है, तो रेट कितना भी बढ़े आप तो खरीदोगे ही खरीदोगे। फॉर एग्जाम्पल बेचारा अगर कोई कैंसर पेशेंट है, अब उसकी तो मेडिसिन यार बहुत प्राइस में आती है ना, टू हाई, बहुत कॉस्ट हाई होती है, फिर भी मरता क्या ना करता, वो तो खरीदेगा ही खरीदेगा ना, वो उसमें कुछ कर ही नहीं सकता है। आपको भाई रहने खाने के लिए राइस वीट सॉल्ट तो लगेगा। अब चावल कितना भी महंगा हो जाए, आप चावल की डिमांड थोड़ी ना छोड़ दोगे, आप तो चावल खाओगे ही खाओगे ना। तो कुछ चीजें लाइफ की नेसेसिटीज होती हैं, तो उसका रेट कितना भी बढ़े आप कुछ नहीं करते हो, आप उसका डिमांड करते रहते हो। पेट्रोल गाड़ी में तो भराना ही है, रेट कितना भी हो जाए भराएंगे ही भराएंगे। ठीक है। वैसे ही जब वेदर चेंज होता है, नॉर्मली क्या होता है, जब किसी चीज का सीजन आता है ना, तो अपने आप उसका क्या होता है, जो रेट होता है हाई हो जाता है। जैसे आप रेनी सीजन में रेन कोट लेने जाओगे तो रिलेटिवली आपको महंगा मिलेगा, लेकिन क्योंकि आपकी नीड है, आपकी जरूरत है, तो अगर रेट हाई भी हुआ तो भी आपके डिमांड में कमी नहीं आएगी, आप इस रेन कोट को जरूर खरीदोगे। तो जब वेदर चलता रहता है ना, तो क्या होता है, कुछ चीजों के रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको क्योंकि उस चीज की जरूरत है इसलिए आप उसको खरीदते ही खरीदते हो। ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं बेटा, रिपीट कर देते हैं कि हम लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़े अभी तक। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड और प्राइस का इनवर्स रिलेशन है, बाकी चीजों में कोई चेंज नहीं आता। ऑल अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस आर कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को सेटरस पेरिबस भी कहते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कांस्टेंट है, तो ये अजम्पशंस है लॉ ऑफ डिमांड के, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस नहीं बदल रहा है, कंप्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस नहीं बदल रहा है, इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, टेस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। कांस्टेंट को सेटरिस पेरिबस बोला जाता है, ये वर्ड मत भूलना।
आपको मैंने ये बता दिया कि इस रिलेशनशिप को कैसे दिखा सकते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इफेक्ट प्राइस का हो रहा है, तो प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन ऐसा है कि जिस जिस पॉइंट पे प्राइस गिरा है उस इस पॉइंट पे डिमांड बढ़ी है। ये मैंने आपको बताया, आपको ये बनाना भी आ गया होगा। उसके मैंने बताया लॉ ऑफ डिमांड कैसे डाउनवर्ड या क्यों डाउनवर्ड स्लोप करता है, क्योंकि इस पर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का रूल अप्लाई होता है। जैसे हम एडिशनल कमोडिटी बार बार खरीदते हैं तो सेटिस्फेक्शन गिरती है, वैसे जैसे हम किसी चीज के लिए बार बार पे करते हैं तो हम भी प्राइस सेंसिटिव हो जाते हैं, फिर आगे रेट कम होगा तो खरीदेंगे वरना नहीं खरीदेंगे। इनकम भी असर डालती है कि इनकम ज्यादा होती है तो ज्यादा डिमांड करते हैं और इनकम गिरती है तो कम डिमांड करते हैं। एक्सेप्शन क्या लॉ ऑफ डिमांड के, कहा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, तो जब गुड्स इंफीरियर नेचर के होते हैं, तो अगर खराब सामान सस्ते में भी मिल रहा है तो आप नहीं खरीदते हो। ठीक। दूसरा स्टेटस सिंबल की, जब स्टेटस सिंबल की बात आती है तो कितना भी महंगा सामान हो डिमांड कम नहीं होती है। फिर तीसरी चीज आती है शॉर्टेज की, अगर मार्केट में किसी चीज की कमी होने वाली है तो कितना भी महंगा क्यों ना हो आज आप खरीद के डालोगे। जब आप इग्नोरेंट होते हो, मतलब आपको रेट के बारे में पता नहीं आता, तो आप ज्यादा पे करके आ जाते हो, बुद्धू बन के आ जाते हो, जैसे मैं बन के आया। फिर फैशन रिलेटेड आइटम कुछ लेने गए तो पहले से सोच के अगर महंगा ही आएगा, अब महंगा ही आएगा तो खरीदेंगे, क्या करेंगे। वैसे अगर कोई चीज लाइफ की नेसेसिटी है, मतलब चाहिए, जैसे कैंसर पेशेंट को उसकी दवाएं खाना ही है तो दवाएं कितनी भी महंगी हो उसको क्या है तो उसे लेना ही पड़ेगा। वैसे ही अगर वेदर चेंज होता है तो सीजन में हर चीज महंगी होती है, तो अगर आपकी जरूरत है तो आप फिर पैसा नहीं देखते हो, आप सामान को खरीदते हो। अब आप बता दो, अभी तक चैट में बताना मेरे को सारे लोग जितने हो, ये लॉ ऑफ डिमांड का पूरा कंसेप्ट आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया। ये चैट में मेरे को सब लोग बताओ जितने अभी पढ़ रहे हो, लॉ ऑफ डिमांड समझ आ गया कि नहीं, मैं सबसे सुनना चाहता हूँ। मेरे अलावा इस ग्रुप में 19 लोग हैं, मेरे को सबका यस या नो सुनना है। सब लोग टाइप करो अपने मोबाइल पे और मेरे को बताओ ये समझ आया कि नहीं आया। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको ये एकदम अच्छे से समझ आ गया है तो अब इसमें आपको दिक्कत नहीं जाएगी। आपका एक क्वेश्चन था सर एग्जाम में क्वेश्चंस हमको कैसे आएंगे, तो अगर मेरे को आपको क्वेश्चन देना हो तो मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन कुछ ये दूंगा, आप लोग देख लो, अच्छे समझ लो। एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। अगर मेरे को देना रहा तो ये क्वेश्चन मैं एग्जाम में जरूर दूंगा। क्या आप बना पाओगे कि नहीं, ये क्वेश्चन आया तो बताओ मेरे को। क्या आप बना पाओगे अगर ये क्वेश्चन मैं एग्जाम में दे देता हूं तो? हाँ या ना हैंड रेस करके बताओ मेरे को। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अभी ये बता पढ़ाऊंगा ना कंज्यूमर वाला तो और समझ आ जाएगा कि जैसे जैसे हम कोई चीज का इस्तेमाल करते हैं सेटिस्फेक्शन गिरती है, तो जैसे जैसे तुम पे करते हो ना किसी चीज के लिए तो भी सेटिस्फेक्शन कम होती है। फिर तुम देखते हो कि सस्ता होगा ही तो आगे खरीदेंगे वरना नहीं खरीदेंगे। इतना सा कंसेप्ट, अभी एग्जांपल भी दे देता हूँ। ये बताओ ये क्वेश्चन आया तो बना लोगे कि नहीं बनाओगे, फटाफट हैंड रेस करके बताओ भैया। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देना हो तो मैं ये दूंगा, प्रिपेयर प्रिपेयर डिमांड कर्व एज पर लॉ ऑफ डिमांड। और मैं आपको क्वेश्चन में ये दे दूंगा, आपको मैं प्राइस दे दूंगा, प्राइस में आपको दे दूंगा मान लो 10 रुपए, 8 रुपए, 6 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपए। और मैं आपको दे दूंगा डिमांड दे दूंगा, मैं आपको डिमांड में आपको दे दूंगा 5 रुपए, 15, 5 यूनिट, 15 यूनिट, 20 यूनिट, 25 यूनिट, 30 यूनिट। आप ये क्वेश्चन बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? आपको मैं लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से डिमांड कर्व बनाने बोल रहा हूँ, मैं प्राइस आपको दे दिया, डिमांड दे दिया, आप ये कर्व बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? अगर ये क्वेश्चन आया तो बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? ठीक। अच्छा उसके बाद अगर मैं आपको बोलता हूं डिफाइन गिवन गुड्स, तो आप ये बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? डिफाइन गिवन गुड्स ये आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? और मैं आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूं इस चैप्टर से, मैं आपको पूछ सकता हूं एक्सप्लेन
द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। आप ये क्वेश्चन बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? अगर आया तो ये क्वेश्चन बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। आप बताओ ये बना पाओगे कि नहीं? फटाफट हैंड रेस करके बताओ मेरे को। डिटर्मिनेंट मतलब क्या होता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। बनेगा कि नहीं बनेगा? हैंड रेस करके बताओ मेरे को। फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड बना लोगे? तो इस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं आपको, आप समझ लो। इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको आएंगे और आई होप आप बना लोगे। पॉइंट्स में समझाना सारे फैक्टर्स को, ठीक है? तो आपको पैटर्न मैंने बता दिया, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ये शीट है, जो आएगा इसी शीट से आएगा। ससम्मान लॉ ऑफ डिमांड तक ये शीट खत्म करो। कल डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व बताने वाला हूँ क्लास में मैं। डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व आपको मैं बताने वाला हूँ, ये आप करो। आज के लिए इतना काफी है बेटा, बाय बाय। ये आप कर दो। हाँ मैं भेज दूंगा।